हेलो सर। हाँ ना बेटा ना, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में पॉली तुम एब्सेंट थे, क्यों एब्सेंट क्यों थी? नेत्रा विशु গাল নাচলে হয় নেকি? এইবিলাক অজুহাত হয়। अच्छा जी हो, आवर टुडेज टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन, जो मैंने लास्ट क्लास में मेंशन किया था, लॉज ऑफ मोशन। पहले हम टॉपिक वाइज जो बेसिक्स है उसको सीखेंगे, उसके बाद उस टॉपिक को लेके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मान लो पहले हम मोशन इन्हें सॉरी लॉज ऑफ मोशन में मोमेंट इनर्शिया क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया, देन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देन उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। मोमेंटम आएगा तो मोमेंटम के ऊपर करेंगे, तो सीरियली जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड force. So what is the force? Everyone know force is a push or pull. Simple one. Force is what? It is either a push or pull that changes. It is a push or pull that changes the motional state. That changes the motional state of an object. Okay, not only that, it can also change the shape of the object. Shape of the object भी change कर सकता है। shape of the object. Okay, so there are mainly, we already know that from the first chapter there are 4 types of forces. हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फोर्स को हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट इस दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब देखेंगे इसमें कौन से वाले फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे और कौन से वाले फोर्स को नॉन कांटेक्ट वाले फोर्स बोलेंगे। मैं उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। देयर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, weak nuclear force, strong nuclear force. They are fundamental forces. I'm not discussing about that. We are discussing about what? The types of forces, and the types are like this. First one is non-contact forces, and the second one is contact forces. Contact forces means what? Non-contact नाम से मालूम होता है जिसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का साथ दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, टच नहीं होगा, लेकिन मतलब दो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड होगा। तो एग्जांपल दे सकते हो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। एग्जांपल क्या होगा? सपोज 2 फोर्सेस आर वेल सेपरेटेड, उसके बाद मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है, सरफेस कांटेक्ट नहीं है, बट देयर इज सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। एग्जांपल बोलो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फर्स्ट एग्जांपल यू कैन से। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। सो और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस जो होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो नॉन कंडक्टिंग फोर्स। दोनों मैग्नेटिक पोल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट 2 पोल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर डिस्टेंस में होगा, वैक्यूम में डिस्टेंस में होगा, एयर में होगा, तभी भी फोर्स काम करेगा। तो ऐसे टाइप को फोर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, ना कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे हम? जिस फोर्स में दोनों ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट होगा, सरफेस का एक कांटेक्ट होगा, देन फोर्स एक्सर्ट होगा। कैन यू टेल मी सम एग्जांपल ऑफ दिस कांटेक्ट फोर्सेस? बोलो, टच हो रहा है, इसके बाद फोर्स एक्सर्ट होगा, एग्जांपल बोलो कैसा होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है, बोलो। टेंशन, जो टेंसाइल फोर्स हमको जिसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स किस में आता है? कोई थ्रेड में अगर एक स्टोन को हम बाइंड करके ऐसे रोटेट करवाते हैं तो उसके ऊपर टच हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, ठीक है? तो हम टेंसाइल फोर्स को क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। और भी एग्जांपल है, फ्रिक्शन। हमको मालूम है फ्रिक्शन तो कांटेक्ट सरफेस में ही काम करता है, तो फ्रिक्शन इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट? कांटेक्ट फोर्स। और भी एग्जांपल है, विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। द डिफरेंस इज दैट फ्रिक्शन किसके बीच में होता है? सॉलिड सरफेस के बीच में होता है, और
जो विस्कस फोर्स होगा वो किसके ऊपर होगा, फ्लूइड लेयर्स के ऊपर होगा। फ्लूइड क्या है, दैट कैन फ्लो, वाटर कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, एयर कैन फ्लो। तो फ्लूइड लेयर्स के ऊपर जो फोर्स काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इज अनदर कांटेक्ट फोर्स। और भी एग्जांपल है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज अनदर कांटेक्ट फोर्स। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है पॉली? तो फोर्स हाँ को सर। मैंने, हाँ, फंडामेंटल फोर्स के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सरफेस कांटेक्ट है क्या नहीं, इसके ऊपर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अभी फोर्स रिलेटेड जो पहला वाला लॉ आएगा, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो उसको हम देखेंगे, दैट इज न्यूटन। मैं यहाँ पर टोटल चैप्टर को नहीं पढ़ पाऊंगा, एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। Newton's first law of motion. First law of motion. Can you tell me what is the statement of first law? क्या बोला गया है? Newton's first law का statement क्या है? If no external force applied, if no external force is applied, external force is applied, a body at rest continues to be at rest, and a body in motion continues its motion with the same speed along a straight line। मैं मीनिंग बताऊंगा, समझ लो पहले क्या बोला गया है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इंटरनल फोर्स नहीं है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, उस क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। क्या था, एक शेल था, बोम था। अगर बोम ऐसे ब्लास्ट होगा, बोम और शेल अगर ब्लास्ट होगा, तो ऐसे फोर्स को हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे। उसमें इंटरनली एक शेल ब्लास्ट होगा, तो ऐसे फोर्स के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल, बाहर से कोई एजेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डालेगा, तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फोर्स ओनली, नॉट द इंटरनल वन। ओके, तो क्या बोला गया है, if there is no force, no external force is applied on a body, क्या लिखा था, if there is no external force applied on a body at, अच्छा मैंने लाइन को थोड़ा गलत लिख दिया, मैंने बोलने के टाइम में ठीक ही बोला था, तो जो भी हो, तो क्या बोला गया, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो बॉडी जो रेस्ट में रहेगा वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, उसका मोशनल स्टेट कोई चेंज नहीं होगा। मींस सपोज देयर इज अ बॉडी लाइक दिस, हमने इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो अगर इनिशियली इसका इनिशियल वेलोसिटी था u, तो इस वेलोसिटी का, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी था 0, रेस्ट में था, तो इसका वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली सपोज देयर इज अनदर बॉडी एंड इट इज मूविंग विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी v। मान लो अ बॉडी व्हिच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, if there is no external force applied, means what, if the external force is equal to 0, then क्या बोला गया है, the body continues to be in motion with the same speed along the straight line। means what, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना डाला जाए, तो फोर्स का जो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेगा, और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, खुद से नहीं चेंज करेगा, अनलाइक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन
continues to be in motion with same speed along a straight line, यही बोला गया है। Am I clear now? Am I clear? तो इसके ऊपर एक हमारा Yes, sir. जो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा प्रॉपर्टी के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में हो तो मोशन में ही रहता है, कोई तो प्रॉपर्टी होगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट यू नो, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया, तो इनर्शिया, इसको टू बी स्पेसिफिक ट्रांसलेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। रोटेशन में दूसरा कोई इनर्शिया लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसको हम ट्रांसलेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हैं और इनर्शिया भी बोल सकते हैं। अभी इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कोई एक ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके लिए वो खुद ब खुद अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करता। वेरी सिंपल वन, क्या मैंने बोला? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द इनहेरेंट property of an object by virtue of which a body opposes any change in its motion or in its state of rest or motion along a straight line, सुनो क्या मैंने बोला? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कोई एक ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट खुद ब खुद का जो मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, जो उसका रेस्ट मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में हो तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगा। जिस प्रॉपर्टी के लिए ऐसे करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसके लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या क्या? जिस प्रॉपर्टी के लिए एक बॉडी रेस्ट में रहता है विदाउट, इफ वी नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, देन हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस प्रॉपर्टी के लिए एक बॉडी, इनर्शिया क्या होता है? 3 टाइप का होता है। क्या क्या? एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? सेम डेफिनेशन है, जिस प्रॉपर्टी के लिए कोई बॉडी उसका स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करता, जिस प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? जिस प्रॉपर्टी के लिए कोई बॉडी खुद ब खुद अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड नहीं चेंज करेगा। और लास्ट वन हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अपना तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा सेम प्रॉपर्टी के लिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। So that properties are called inertia। अभी मैं बोलूंगा इनर्शिया किसके पास ज्यादा होगा। मान लो एक हाथी है और एक मच्छर है, मान लो एक हाथी है एक मच्छर है, दोनों ही रेस्ट में है, दोनों का मैं मोशनल स्टेट चेंज करने के लिए कोशिश करूंगा, मतलब उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्या देना पड़ेगा? अगर मोशनल स्टेट चेंज करना है, वी हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स आइदर हमको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। सो वी हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स। अभी बोलो हाथी और मच्छर जो मैं दोनों एग्जांपल लिया, किसके पास ऑपोजिशन ज्यादा होगा? खुद ब खुद मतलब उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज नहीं करने देगा, किसके पास एक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? टेल मी, हाथी या मच्छर? हाथी। क्यों? हाथी का एक प्रॉपर्टी क्यों ज्यादा होगा? हाथी का ऑपोज करने का जो प्रॉपर्टी ज्यादा क्यों होता है? हाथी का साइज बड़ा है इसलिए या मास बड़ा है इसलिए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? साइज और मास। साइज नहीं बोलेंगे। मैं अगर दोनों एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने एक फुटबॉल लिया, हल्का सा फुटबॉल लिया, ओके, और मैंने एक छोटा सा आयरन बॉल लिया,
तो किसके पास मोमेंट इनर्शिया बेशी होगा, किसके पास ऑपोजिंग पावर बेशी होगा, ऑब्वियसली आयरन बॉल का ज्यादा होगा, आयरन बॉल का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास वॉल्यूम साइज कम है लेकिन उसके पास मास ज्यादा है, अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगा। तो हमने क्या सीखा? इनर्शिया इज नथिंग बट, inertia is nothing but mass, inertia is nothing but mass, inertia is mass। और ऐसे बोल सकते हैं inertia, ऐसे बोल सकते हैं हम लाइन को, mass is the measure of inertia, mass is the measure of inertia, mass is the measure of inertia का मतलब होता है जिसका मास ज्यादा है, साइज नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर बोला जाए किसी बॉडी का मास, इनर्शिया क्या है, मैं अगर बोलूंगा व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ दिस पेन, तुम बोलोगे सर मास ऑफ दिस पेन इज इट इनर्शिया, सिंपल वन, मास ऑफ दिस पेन इज इट इनर्शिया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। तो व्हाट इज फोर्स? तो हम फोर्स किसको बोलेंगे? फोर्स इज अ पुश और पुल that changes the motional state or state of rest or state of motion। तो state of rest और state of motion को चेंज करने के लिए जो हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली, that is called what? A force। तो फोर्स रिलेटेड हमने लॉज ऑफ मोशन सीख लिया। अभी सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया है? न्यूटन, अच्छा लिख लो, हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया है? कैन यू टेल मी द स्टेटमेंट, क्या बोला गया है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? Rate of change of momentum. Which momentum? To be specific, linear momentum, the rate of change of, the rate of change of momentum बोलने से नहीं होगा, क्या बोलेंगे हम? linear momentum, the rate of change of linear momentum। there are two types of momentum, one is linear, another is angular। यहाँ पर linear momentum आएगा। the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force। simple one, external force। बोलो, मैंने खत्म हो गया या कुछ बाकी है? खत्म हो गया या बाकी है? Sir, direction. हाँ, and the direction of this change, direction of this change means direction of linear momentum, direction of this change means change of linear momentum, this change occurs in the direction of the applied force, in the direction of the applied force। मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, समझ में आएगा। applied force, तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से भी बोल सकते हैं या डीपी बाई डी से भी बोल सकते हैं, बोथ आर रेट। तो अगर इनफाइनाइट स्मॉल टाइम होगा, वेरी स्मॉल टाइम, इंस्टेंटेनियस, तो हम क्या बोलेंगे? dp by dt। obviously momentum is a vector, so change in momentum is also a vector quantity। the rate of change of linear momentum is directly proportional to what? the external force। अभी वेक्टर नोटेशन से देखो, वेक्टर नोटेशन से हमने देखा एक एक्सटर्नल का डायरेक्शन जो होगा वही किसका डायरेक्शन होगा? पी का या डीपी का। एक एक्सटर्नल का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा डीपी का। डीपी का मतलब मोमेंटम नहीं है, डीपी इज नॉट मोमेंटम, इट इज एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम। तो एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर से हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। और इन एसआई यूनिट इसमें जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। तो हम क्या बोलेंगे? we can say that if external is equal to what? d dt of what? d dt of p vector। ओके, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आया ऐसा यूनिट में? 1। ठीक है। अच्छा, अभी मोमेंटम क्या है? व्हाट इज मोमेंटम?
दिस इज द डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। डायरेक्ट मैंने बोला, और एक डेराइव्ड फॉर्म भी है, F इक्वल टू ए में ऐसे भी हमने कुछ पढ़ा था, तो डेराइव्ड फॉर्म है। दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। प्रोपोर्शनल बोला गया था, इक्वल क्यों मैंने बोला, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू एसआई में कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। नाउ वी नो दैट द मोमेंटम इज product of mass and velocity vector, like this. Now tell me when the velocity of an object changes under the influence of an external force, is there any change in mass? अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का चेंज आएगा, सिर्फ मास का तो कोई चेंज नहीं आएगा एक्सटर्नल फोर्स के लिए, तो ऐसे केस में हम मास को कांस्टेंट बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, F external is equal to M, then what, dV by dt। देखो ऐसे वाले केस में हमने क्या लिखा, मास को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया, ठीक है। क्यों, हमने सोचा अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स डाला जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका वेलोसिटी ही चेंज होगा, मास का तो कोई चेंज नहीं आता है। That's why mass is a constant in those cases, but not always। ऐसा भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें मास भी चेंज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, रॉकेट का मोशन सोचो। रॉकेट का जो मोशन होता है वो कैसे होता है, रॉकेट का एक कॉम्बंशन चेंबर होता है। चेंबर से क्या करता है, वो अपना कुछ मास, फ्यूल इजेक्ट करता है। तो टाइम जितना जाएगा, रॉकेट का मास क्या होगा, उसका वेलोसिटी का भी चेंज होगा, और इसका जो मास होगा वो भी तो चेंज होगा ना। अगर वो जो उसके पास जो फ्यूल है, अगर उसको जलाएगा तो उसका मास ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे वाले केस में हम मास को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। फॉर द रॉकेट मोशन हम मास को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए ए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, याद रखना, इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा। ऐसे वाले केस में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी नो F external is equal to what, d dt of p। p का मतलब क्या होता है, am v vector। Now in case of rocket motion, the velocity is variable, even the mass of the rocket is also variable। mass change होगा ना, समझ में आता है ना। अगर रॉकेट अगर मूव करेगा, उसके पास जो फ्यूल होगा वो तो उसको जलाएगा ना, तो जलाने के बाद उसके पास का मास सेम रहेगा या मास ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, आंसर मी। मास क्या सेम होगा रॉकेट का या डिक्रीज होगा, डिक्रीज। तो ऐसे केस में हम मास को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। तो एक्चुअली कैसे फॉर्मूला होगा, हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास वेलोसिटी वेक्टर प्लस क्या होगा, एम देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, लाइक दिस, ऐसे बोलेंगे ऐसे केस में। लेकिन अगर मास कांस्टेंट होगा तो हम इसी फॉर्मूला को ही लिखेंगे, रॉकेट के लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी dv/dt क्या है, dv/dt, here we have considered that here m is constant, हमने m को कांस्टेंट सोचा। रॉकेट के मोशन में ऐसा नहीं होगा, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, रॉकेट के मोशन में कौन सा फॉर्मूला काम करेगा मैंने बोर्ड में लिख दिया। तो जो भी हो, अभी F external is equal to what, F external equal to what, m into dv/dt। Now what is dv/dt? dv/dt is the change of linear velocity, that is linear acceleration। तो हमको मिल गया F external equal to mass into acceleration, but this formula is not applicable for this case। रॉकेट के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना। अगर मास का कोई चेंज आता है तो उसके लिए फॉर्मूला बोर्ड में दिया गया है, दैट इज डिफरेंट फॉर्मूला। उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मास भी आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ऐसे का केस हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो जो भी हो, अभी इंटरेस्टिंगली देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑलरेडी है। कैसे, न्यूटन सेकेंड लॉ में जो बोला गया है उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ एम्बेडेड है। एम्बेडेड है मतलब इसी में न्यूटन फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है। कैसे, हमने क्या देखा, द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था, फर्स्ट लॉ में, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, टेल मी,
if there is no external force, तो 8 एक्सटर्नल के जगह हम 0 लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे 0, किसका वैल्यू 0 होता है, the rate of change of linear momentum is 0. अच्छा, ddt differentiation of a quantity is 0, differentiation of a quantity 0, then the quantity must be what, tell me. एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी कैसा होगा, किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, हेलो, किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, बोलो, पॉली, आंसर मी, नेहा, नेहा, Yes, sir. ओके, मैंने बोला इतना लेट क्यों, पहले वो बोलो, आंसर मी। सर नेटवर्क खराब है, मतलब बारिश हो रही है यहाँ। हम मैं भी यहाँ पर ही हूँ, यहाँ पर मेरे यहाँ पर भी बारिश हो रहा है, ऐसा मत सोचो मेरे यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी बारिश हो रहा है। तो अच्छा जो भी हो, तुम तो झूठ नहीं बोलोगी, जो भी हो। अच्छा, जो बोर्ड में देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी इज 0, सो क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो हम बोल सकते हैं ऐसे केस में p का वैल्यू कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और टू बी स्पेसिफिक यहाँ पर हम कॉन्जर्व बोलेंगे। कॉन्जर्व मींस व्हाट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व होगा और कांस्टेंट होगा। अभी लीनियर मोमेंटम है क्या, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, अगर किसी बॉडी का मास का कोई चेंज नहीं आता है, मास का कोई चेंज नहीं आता है, तो इसका मीनिंग उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को बनाया। कैसे, न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देखो मैंने एट एक्सटर्नल का वैल्यू 0 बना दिया, तो हमने देखा लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट या कॉन्जर्व होता है। लीनियर मोमेंटम को कोई चेंज नहीं होता है। अभी किसी बॉडी का अगर मोशनल स्टेट चेंज होगा, उसका तो मास का कोई चेंज नहीं होगा। रॉकेट एक्सेप्शनल केस है, उसको छोड़ो, इसको छोड़ के सोचो, रॉकेट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो मास का अगर कोई चेंज नहीं होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, क्या बोला गया था, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। मींस वेलोसिटी पहले से अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। कब 0 रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू किससे इक्वल होता है, 0, मींस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। और क्या बोला गया था, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। तो वही तो बोला गया है, v वेक्टर इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, v का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मींस स्पीड भी सेम रहेगा। डायरेक्शन वेक्टर में दिया गया तो डायरेक्शन भी कॉन्जर्व रहेगा, डायरेक्शन का भी कोई चेंज नहीं होगा। कब होगा ऐसा, जब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 होता है। तो वही मैंने बोला न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन फर्स्ट लॉ एम्बेडेड है। अलग अलग स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ में ही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तुमको सिर्फ ढूंढना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, हम दिखाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन थर्ड लॉ भी है, हम देखेंगे। तो उसको देखने से पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेंगे, उसके बाद हम न्यूटन थर्ड लॉ में जाएंगे। थर्ड लॉ जाने से पहले इम्पल्स वगैरह भी आएगा। तो हम अभी न्यूमेरिकल्स लेंगे ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, और उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ भी आएगा। ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लाइक दैट, the force F acting on a particle, write down। 2014 में आया था क्वेश्चन, मैं ईयर क्वेश्चन ही ले रहा हूं। the force
the force F acting on a particle, acting on a particle, of mass m is indicated, of mass small m is indicated by the force time graph, force versus time graph, okay, as shown in figure बोला गया है, ठीक है, स्टॉप दे देता हूं। The change in momentum of the particle over the time, over the time 0 second to 8 second is 0 second to 8 second is, मैं ऑप्शन दे देता हूं और एक फिगर भी दिया गया है, ड्रॉ करूंगा, रुको। 24 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी इज 20, 12, 6, सी, डी, यूनिट सेम है, न्यूटन सेकेंड, ओके। और एक ग्राफ भी दिया गया है, ग्राफ, तो द ग्राफ इज लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस, जो बोला गया है न्यूटन में, एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, बोला गया है सेकेंड में, ठीक है। एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, ओके, स्ट्रेट लाइन है। ऐसा कुछ है, ठीक है। और टाइम बोला गया है 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, ओके। और इसमें फोर्स बोला गया है 6 न्यूटन, इसमें बोला गया है 3 न्यूटन, और इस डिस्टेंस में बोला गया है -3 न्यूटन। तो दिस इज द फिगर। यहां से हमको बोलना पड़ेगा क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो इसको दिखाने से पहले मैं कुछ नोट लिखा लेता हूं, कैसे? अच्छा, हमको मालूम है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। देखो, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, अलग से बोल रहा हूं, नोट लिखा रहा हूं। व्हाट इज वेलोसिटी? वी नो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे dx by dt, ओके। वेलोसिटी इज dx by dt। तो मैं बोलूंगा, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? चेंज इन पोजीशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, v इनटू dt, ठीक है। अभी चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। अगर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्स एक्सिस में जो पोजीशन चेंज होगा, मान लो 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर गया, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, 6 - 3। तो जो भी हो, मैंने यहाँ पर dx पे लिखा, इसका मतलब है इनफाइनाइट स्मॉल चेंज है, बहुत फाइनाइट चेंज नहीं है, स्मॉल चेंज है। तो हमने लिखा as इक्वल टू dx by dt। अच्छा, और एक लॉजिक हमको मालूम है। कैसा लॉजिक? मैंने लिखाया था डिफरेंशिएशन चैप्टर में, कैलकुलस में मैंने क्या सिखाया था? इफ वी ड्रॉ, इफ कैलकुलस चैप्टर में नहीं था, ए मतलब लास्ट चैप्टर में था, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में सीखा था हमने। कैसे सीखा था? इफ वी ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, एरिया, तो मैंने बोला, मान लो t1 से लेके t2 टाइम तक जो टाइम है, तो उसमें हमने एक कार्ब लाइन मिला। तो कार्ब लाइन के अंदर जो एरिया होता है वो किससे इक्वल होता है? याद है नेहा, पॉली? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंदर जो एरिया होता है, मैंने नोट्स में लिखाया था, प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किससे इक्वल होता है? नेहा, पॉली, आंसर मी।
एक्सीलरेशन। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किससे इक्वल होता है? एक्सेलरेशन, स्लोप नहीं बोला मैंने, स्लोप नहीं बोला, स्लोप होता तो एरिया एक्सेलरेशन होता। मैंने बोला एरिया इक्वल होता है एस से। v और t का जो प्रोडक्ट होगा, जो एरिया बनेगा ग्राफ का, वो किससे इक्वल होता है? एस। इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। दिस एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने लिखाया था, न्यूमेरिकल्स भी किए थे उसके ऊपर। कैसे भूल गए तुम लोग? इतना सारा न्यूमेरिकल्स किया इसके ऊपर। और मैंने एक बोला था, डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए भी एक नोट लिखा था। कैसे? टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया होगा उसको हम पॉजिटिव एरिया बोलेंगे, और टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया होगा, ऐसे वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ऊपर के एरिया को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, नीचे वाले एरिया को हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा पाथ ट्रेवल्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? तो ऐसे केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे केस में प्लस माइनस नहीं आता है, दोनों एरिया को हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो उसके ऊपर ऐसा भी मैं एक नोट लिखा था, ऐसा एक ग्राफ था, यस करो, ऐसा एक ग्राफ था, v और t का ग्राफ मैंने ऐसे लिखाया था। इस एरिया और इस एरिया का कैलकुलेट करना था, तो इसको हम बोलेंगे, इस एरिया को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इस एरिया को नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों मिला के डिस्प्लेसमेंट आया था 0। लेकिन मैंने अगर बोलूंगा टोटल पाथ ट्रेवल, तो दोनों एरिया को सिंपली ऐड करना है। उस केस में प्लस माइनस को चेक करना नहीं है। याद है करवाया था ऐसा? तो हमने एक नोट सीखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। और कैलकुलस में मैंने और एक चीज लिखाया था। कैसा? कैलकुलस में हमने सीखा था व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन क्या है? We know work done is nothing but force into displacement, force into displacement। और s cos थीटा कुछ था, फोर्स और s का मान लो डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 डिग्री 1 हो गया, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा अगर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट सिमल होगा, तो उसको हम s नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट सिमल होगा, तो ऐसे केस में हम s के जगह लिखेंगे dx, और ds भी बोल सकते हो, dx। If the displacement due to work done is infinitesimal, tends to 0, तो उसमें जो work होगा that would also be infinitesimal। तो ऐसे केस में मैंने लिखाया था, मान लो हमने फोर्स और पोजीशन का एक ग्राफ प्लॉट किया, मान लो, और हमको एक ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन मिला। मान लो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिला, कर्व लाइन भी मिल सकता है। मैं एक इसलिए मैं कर्व लाइन का एग्जांपल दिया, इसमें मैं स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल दिया। तो अगर बोला जाए पार्टिकल को अंडर दिस वेरिएबल फोर्स, पार्टिकल को अंडर दिस वेरिएबल फोर्स अगर x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक डिस्प्लेस किया जाए, तो कितना वर्क डन होगा? व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन? क्या बोलेंगे हम? अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा? हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू, देखो VT का ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट से इक्वल होता है, तो x और x का एरिया किससे इक्वल होगा? वर्क डन से इक्वल होगा। तो द अमाउंट, द एरिया अंडर दिस स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, व्हाटएवर इट इज, एरिया किससे इक्वल होगा? किससे इक्वल होगा बोलो? दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन W लिखा मैंने, DW नहीं लिखा, क्योंकि फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ है x1 से x2, फाइनाइट डिस्टेंस। तो ऐसे वाले केस में इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ओके, नाउ सिमिलरली हमको निकालना क्या है? यहाँ पर हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स और मोमेंटम के बीच के, देखो मैंने यहाँ पर दो नोट लिखाया, दो बॉक्स में डाल दिया। हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ऐसा नहीं है हमने नया सीखा भी। इसके ऊपर भी हमने न्यूमेरिकल्स किया था, इसके ऊपर भी मैंने तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाया। अभी नया ग्राफ आया, किसके ऊपर ग्राफ आया? फोर्स और पोजीशन था, अभी फोर्स और टाइम। अभी हम सोचते हैं मोमेंटम और फोर्स के ऊपर क्या रिलेशन है,
क्या रिलेशन है? वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। द चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज dp by dt, dp by dt. So what is the change in linear momentum? We can say that the change in linear momentum dp equal to what? F into dt. अभी बोल सकते हो मोमेंटम किसके ग्राफ का एरिया का इक्वल होता है? देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट gt ग्राफ का एरिया इक्वल होता है, अगर वर्क डन फोर्स और पोजीशन का ग्राफ का इक्वल होता है, तो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम किसके ग्राफ का इक्वल होगा? किसके बीच में? फोर्स और टाइम के बीच में। सिंपल वन, फोर्स और टाइम के बीच में। तो मैं यहाँ पर नोट लिखा देता हूं, नोट करो, क्या लिखेंगे? द एरिया अंडर ओहो, दोनों पेन में खत्म हो गया। द area under force versus time graph is equal to change in momentum, अभी बोलो मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है? मोमेंटम इज ए स्केलर और वेक्टर? नेहा, मोमेंटम स्केलर और वेक्टर? पॉली मोमेंटम स्केलर वेक्टर है। तो वेक्टर के केस में मैंने अभी क्या बोला था? जो टाइम एक्सिस के ऊपर वाले जो एरिया बनेंगे उसको हम क्या एरिया बोलेंगे? पॉजिटिव एरिया। सो पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम, these are positive change in momentum. Why? Because these are above this time axis. But नीचे वाले जो एरिया होंगे, ऐसे मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे? ऐसे चेंज इन मोमेंटम को नेगेटिव चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी देखो, हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। तो हमको निकालना है एरिया। कौन सा एरिया? द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम होगा। देन द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और स्क्वायर रेक्टेंगल, ये तो नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम होगा। और दिस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज आल्सो पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम। सो टेल मी व्हाट इज द नेट चेंज इन मोमेंटम? अभी तो एरिया मुझे सिखाना नहीं है, तुम लोग को एरिया निकालना आता है। मुझे बोलो कौन सा आंसर होगा? आंसर बोलो मुझे। चेंज इन मोमेंटम मैंने लिखा डेल्टा पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन। ठीक है, तो फर्स्ट एरिया हमने देखा ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर? 6 इंटू बेस इज 2। एक बार देख लेना, हम यहाँ पर एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली न्यूटन एंड सेकेंड बोथ आर इन एसआई यूनिट। ओके, नेक्स्ट वन हमको मिला रेक्टेंगल। अभी यहाँ पर हमको माइनस लेना है। क्यों माइनस लेना है? टाइम एक्सिस के नीचे बना और मोमेंटम वेक्टर है, तो इसको हम नेगेटिव एरिया बोलेंगे, नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे। व्हाट इज द एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमको मिला 2 2 4 is 2 एंड ब्रेथ इज 3। -3 नहीं बोलना है, माइनस तो मैंने एक बार लिख दिया, फिर से माइनस नहीं बोलना है। तो 2 इंटू 3, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3। डन। नाउ द एरिया, लास्ट एरिया, वो तो पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम आएगा, पॉजिटिव साइड में आया, तो हम क्या बोलेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। हमको दिख रहा है 4 to 8 is 4 इंटू द ब्रेथ इज 3। 4 into 3. Now tell me which one is the correct answer? Sir, 20. हाँ 20. 12. हाँ 12 is the correct answer. Very good. 12 is the correct answer. समझ में आया? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या था?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया था डिस्प्लेसमेंट से इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ऊपर वाले एरिया को हम पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन मैं अगर पाथ ट्रेवल बोलूंगा, अगर किसी एरिया स्केलर क्वांटिटी से इक्वल होता है, तो ऐसे केस में पॉजिटिव नेगेटिव का कहानी नहीं आएगा। समझ में आता है? स्केलर होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। तो जो भी हो, हमने देखा एक और टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम से इक्वल होता है। तो मोमेंटम अगर वेक्टर होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर है। ऐसे केस में प्लस माइनस ए फंडा आएगा। Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Okay, thank you. अभी देखो, नेक्स्ट टाइम में ऐसा ग्राफ मिले तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। इतना लॉजिक हमको दिखाना नहीं है। जो तुमको मिल रहा है फाइनल जो कंक्लूजन होगा, तो मैं हमेशा उसको नोट में लिखा देता हूँ। पूरे डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन आता है उसको मैं नोट में लिखा देता हूँ, एंड यू हैव टू राइट दैट नोट। ओके, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, क्या है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, राइट डाउन। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, from a height small h. Okay, it hits the ground with a, it hits the ground with a certain momentum, with a certain momentum, momentum यहाँ पर कैपिटल पी बोला गया है। कैपिटल पी तो नहीं होता है, स्मॉल पी होता है। मैं स्मॉल पी से लिखता हूँ मोमेंटम पी। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, from a height 100% more than the previous height, 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change. The momentum with which it hits the ground, with which it hits the ground will change by, change को बोलना है, will change by options are 68%, option B is 41%, option C is 200%, and the last one is 100%. Okay, this question is asked in 2012. देखो, पहले तो हमको चेक करना है हाइट के साथ मोमेंटम का क्या रिलेशन है। पहले हम चेक करेंगे कैसे। मान लो, लिख लिया, क्वेश्चन को नोट कर लिया। अच्छा, मान लो हमने एक क्या किया, स्टोन को ड्रॉप किया। तो ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और हमने ड्रॉप किया कितना हाइट से, h हाइट से। मान लो मैंने बोला h हाइट से, h ही बोला गया था, h। तो ऑन रीचिंग द ग्राउंड, इसके पास एक वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा। तो उसका वैल्यू क्या होगा, क्या बोलेंगे हम? तो इसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा जिसको हम बोलेंगे g। तो वेलोसिटी का वैल्यू हम क्या बोलेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2i gh, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2i gh। अभी u 0 होगा तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा, √2gh। मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, ठीक है, तुम लोग को मालूम होगा, बेसिक होगा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, उससे मैंने निकाला, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट में वेलोसिटी अगर v है तो इस पॉइंट पे मोमेंटम भी हमको मालूम होगा। मोमेंटम क्या होगा,
द मोमेंटम वुड बी P इक्वल टू क्या होगा, m into v. So the momentum is P equal to m root over 2g, रूट ओवर 2g. अभी मैंने बोला हाइट के साथ कैसे चेंज करेगा उसको चेक करना है, हाइट के साथ. तो हम बोलेंगे m रूट ओवर 2g h टू द पावर हाफ. बोलो इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? तो हम हमने यूनिट और मेजरमेंट में इसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि किसी क्वांटिटी का अगर वैल्यू चेंज होता है तो दूसरे वाले क्वांटिटी में कैसे चेंज आता है, रिलेटिव चेंज. तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला डाला था, ऐसे डाला था डेल्टा पी बाई पी, याद है ना, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू जो कांस्टेंट होता है उसको हम छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, एम रूट ओवर ट्वाइस जी को छोड़ देंगे क्योंकि मास सेम होगा, जी तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है. तो हम क्या बोलेंगे, हाफ इंटू डेल्टा एच बाई एच. मिला था, याद है ऐसा क्वेश्चन, रिलेटिव चेंज इन मोमेंटम. ओके, तो हम बोलेंगे सर हाफ इंटू, बोला गया है हाइट को कितना चेंज किया गया है, 100% चेंज किया गया है, 100% चेंज किया गया है. तो हम बोलेंगे 50% एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग. 50% ऑप्शन भी नहीं है. मान लो मैंने 50% एक ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ई, तो तुमको तो ऑप्शन मिल जाएगा, तुम इसको टिक मार दोगे, ऐसा है ना, ऑप्शन मिल गया, 50% आया, 50% ऑप्शन टिक मार दोगे, ठीक है ना. लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, याद रखना. रिलेटिव चेंज का जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, दैट फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द चेंज इन वेरी लेस. अगर लेस चेंज होगा, मान लो द चेंज इज less than 5%, then only this formula is applicable. Am I clear? समझ में आया? अगर बोला जाता हाइट को 2% से बढ़ाया गया है, 2% से बढ़ाया गया है या 2% से घटाया गया है, ऐसे वाले केस में इस फॉर्मूला को हम लिख सकते थे. क्यों? While deriving this formula, हमने जब फॉर्मूला को डिराइव किया था, मैंने शायद नहीं करवाया तुम लोगों को, लेकिन तुमने बोर्ड लेवल में किया होगा इस फॉर्मूला को डिराइव. उसमें कुछ हमने अप्रोक्सीमेशन डाला था. अप्रोक्सीमेशन तभी काम करेगा जब चेंज क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, 1%, 2%, 3%. हम कितने तक बेयर कर सकेंगे इसको, 5 तक. लेकिन अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे फॉर्मूला को हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. Am I clear? यस सर. हेलो हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? नेहा पॉली, इज द नेटवर्क स्टेबल नाउ? हाँ सर. ओके ओके, जो मैंने बोला, तो ऐसे वाले फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब चेंज को कैसा बोला जाएगा, लेस देन 5%, अदरवाइज हम चेंज नहीं करेंगे. क्लियर होगा? अगर 10%, 20%, 100%, 300% ऐसा बोला जाए तो हमको इस फॉर्मूला को यूज नहीं करना है. मैंने इसलिए काट दिया. तो क्या करेंगे, एक्चुअल फॉर्मूला से ही हम कैलकुलेशन करेंगे. तो हमको मिला P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू m रूट ओवर 2gh. जो फॉर्मूला मुझे एक्चुअली मिला उससे हम लेंगे. तो अगर बोला जाए रिलेटिव चेंज इन मोमेंटम, तो हमको मालूम है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है. तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमको रिलेटिव मोमेंटम को मालूम होगा. ठीक है, तो रिलेटिव मोमेंटम होता क्या है, रिलेटिव मोमेंटम इज डेल्टा पी बाई पी. इसका वैल्यू जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको परसेंटेज आएगा. ठीक है, अभी डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय पी. पी मींस द एक्चुअल पी, द अर्लियर पी, दैट इज पी. तो ऐसे हम रिलेटिव चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी देखो, इनिशियल मोमेंटम पी आई का वैल्यू क्या है, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, हम बोलेंगे पी आई इक्वल टू एम टू जी. जो हाइट बोला गया, तो हाइट तो प्रीवियस केस में एच ही बोला गया था, तो मैंने लिखा एच. ठीक है,
व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? हम बोलेंगे एम का कोई चेंज नहीं है, 2 का कोई चेंज नहीं है, जी का कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आया? हाइट इज, देखो, फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। अच्छे से चेक करो, पहले अगर हाइट 8 था, बोलो तो अभी हाइट क्या होगा? अगर हाइट को 100% बढ़ाया जाएगा तो नया हाइट कौन सा होगा? पहले अगर 8 था, कैन यू आंसर मी? Twice h. 2h, वेरी गुड। 100% बढ़ाया जाएगा तो 2h होगा, ठीक है। अभी देखो, मैं अगर pf माइनस pi बाई pi करूंगा तो जो कांस्टेंट वाले टर्म होगा वो मतलब निकल आएगा। कांस्टेंट वाले टर्म कौन सा है? m2gh, m2gh कांस्टेंट वाला टर्म बात जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो रहेगा क्या? मैं यहाँ पर स्टेप जम किया, तुम लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो। मैं बोलूंगा √2, इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा? √2 माइनस पीआई में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा तो 1 डिवाइडेड बाय अगेन 1, दैट इज लाइक दिस। बोलो, आया समझ में? समझ में आया? वैल्यू हाँ पुट सर। करना है तो पुट करना है तो कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट वाले टर्म तो कैंसिल होंगे ना, तो क्या आफ्टर कैंसिलिंग इतना आया। अच्छा, √2 का वैल्यू सभी को याद होगा, क्या है? 1.414 माइनस 1। अच्छा, 1.414 माइनस 1 बाई 1 मीन्स व्हाट? 0.414। अभी इसको रिलेटिव चेंज आ गया, हमको डेल्टा पी बाई पी हमको मिल गया। तो परसेंटेज में बोलो कौन सा आंसर होगा? परसेंटेज में कौन सा आंसर होगा? 41. हाँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर होगा 41.4% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखो, नेक्स्ट टाइम में तुम लोगों को अगर ऐसा 50 आंसर मिल जाता है, ऐसे आंसर मत करो, मैं इसको काट दिया है। ऐसे क्वेश्चन को हम रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला मिला था उससे सॉल्व नहीं करेंगे, एक्चुअल फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल फॉर्मूला में डाल के। पॉली बुझबेसा? पॉली? Paisa sir. Okay. So let us try the next question. That is question number 3. Okay. So the question is like that. A body under the action of a force. A body under the action of a force F vector equal to 6 I cap minus 8 j cap plus 10 k cap एक्वायर्ड। यूनिट नहीं बोला गया है, यूनिट बोला नहीं गया है, फिर भी मैं लिखा देता हूं न्यूटन में ही होगा, क्योंकि ऑप्शन भी एसआई में बोला गया है। ठीक है, न्यूटन एक्वायर्ड an acceleration of 1 meter per second square. 1 meter per second square. Okay. The mass of the body must be. The mass of the body must be. Options are A is 10 kg. First option is 10 kg. Next option is 20 kg. Next one is 10√2 kg. And the last one is 2√10 kg. देखो, खुद से करो, एक खुद से होगा, इसलिए मैंने बोला खुद से करो। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2009। इजी है बहुत, करो, खुद से होगा ये क्वेश्चन। फोर्स बोला गया है, एक्सीलरेशन बोला गया है, मास बोलना है। तो हमको मालूम है फोर्स, मास और एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या है। क्या है? F equal to ma. यूजिंग दैट इक्वेशन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? मास बोलना है, करो।
बोलो। आंसर सर 10√2। 10√2 is the correct answer. Very good. 10√2 is the correct answer. मैं फिर से एक बार हिंट दे देता हूं। हमको मालूम है मास इक्वल टू फोर्स बाय एक्सीलरेशन। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है एक्सीलरेशन क्या है, 1 है। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर 1 होगा तो F/1 मींस F का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बोलना है। F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √6² माइनस 8² प्लस 10²। कितना आया करके, कितना आया, 10√2। So 10√2 kg is the correct answer. Very good. Okay, इसमें 200 आता है, 200 means 10√2, ठीक है। Okay, let us try the next question then. Polly, Neha, both बुझबेसा? पाइसे सर। Okay. Next question is asked in 2008. 2008. Okay. Question number 4. Okay. Sand is being dropped. Sand is being dropped on a conveyor belt. Conveyor belt at the rate of capital M kg per second. मैं मीनिंग बोलूंगा, रुकना, kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity. Keep the belt moving with a constant velocity. Velocity का कोई चेंज नहीं होगा. With a constant velocity of v meter per second. Small v meter per second will be. Okay, क्या बोलेंगे, A equal to mv/2. First option mv/2 Newton. Next option is 0 Newton. Next option is m small v Newton, and the last one is 2 m small v Newton. Okay, A, B, C, D. निकालना क्या है, we have to find what, the force necessary, means you have to find the required force. Now, how force is related to momentum from Newton's second law? First tell me, how force is related to momentum? How force is directly proportional to rate of change in momentum. Rate of change in momentum. Now, what is momentum? मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा सिर्फ, ओके, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. व्हाट इज मोमेंटम, डी डी टी ऑफ. अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखने से भी क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डी डी टी ऑफ व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर. अभी मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स लिखाया था और नेहा ने थोड़ा देरी करके एंट्री मारा था. पॉली था प्रेजेंट. ओके, सो पॉली, यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, देयर इज ए कन्वेयर बेल्ट. दिखा, ऐसा देखा है तुम लोगों ने, मतलब जो मतलब जिस फैक्ट्री में पत्थर को तोड़ते हैं उसमें एक कन्वेयर बेल्ट होता है.
बेल के ऊपर तोड़ा हुआ पत्थर को डाला जाता है, एक हाइट से नीचे आता है या नीचे ऊपर जाता है, देखा है कभी, एक्सपीरियंस किया है? पत्थर तोड़ने वाले जो मतलब फैक्ट्री होते हैं उसमें क्या होता है, हमने देखा है उसमें एक बेल्ट होता है, जो बेल्ट घूमता रहता है, उसके ऊपर स्टोन और सैंड को डाला जाता है और कॉन्वेयर बेल्ट सैंड को ऐसे मूव करवाता है। मैं अगर दिखाऊंगा ऐसा कुछ होता है, देखो सपोज देयर आर 2 व्हील्स, रोटेटिंग व्हील्स लाइक दिस, ओके, उसके ऊपर एक कॉन्वेयर बेल्ट है, कॉन्वेयर बेल्ट, एंड द बेल्ट स्टैटिक नहीं है, क्या है, बेल्ट इज मूविंग। मैं इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस में दिखाता हूँ, लाइक दिस, like this. Suppose there are two rotating wheels, जिसके ऊपर एक कॉन्वेयर बेल्ट है। कॉन्वेयर बेल्ट कैसा होगा, अगर रोटेटिंग व्हील घूमेगा तो उसके ऊपर जो कॉन्वेयर बेल्ट होगा वो भी ऐसे घूमेगा, ठीक है। अभी घूम कैसे रहा है, बोला गया है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मींस इस बेल्ट का जो वेलोसिटी होगा वो v मीटर पर सेकेंड ही होगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी से है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ऊपर से मान लो ऊपर से सैंड को डाला जा रहा है, सैंड को ऐसे, तो सैंड का कुछ एक पाइल बनेगा जिसको ये बेल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा, ठीक है। अभी बोलो तो ऐसे वाले केस में वेलोसिटी का चेंज आ रहा है या मास का चेंज आ रहा है, बेल्ट के ऊपर किसका चेंज आ रहा है, वेलोसिटी का चेंज आ रहा है या मास का चेंज आ रहा है, बेल्ट का। बेल्ट का वेलोसिटी तो सेम ही है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट व्हाट इज चेंजिंग, द मास ऑन द बेल्ट, बेल्ट के ऊपर मास गिर रहा है, किस रेट में मास गिर रहा है, हर एक सेकेंड में m kg ऑफ सैंड इसमें गिर रहा है। तो मास का अगर चेंज होगा वैल्यू टाइम के साथ तो मास को हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, मास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तब बोलो ऐसे वाले केस में हम फोर्स को क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, आंसर में क्या होगा, क्या लिखेंगे, हम मास को तो कांस्टेंट नहीं बोल सकते तो उसको डिफरेंशिएशन में डालना पड़ेगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू द वेलोसिटी वेक्टर प्लस मास इनटू रेट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी का अगर चेंज नहीं हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, सॉरी दिस क्वांटिटी इज जीरो। अगर वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है तो dvdt इज इक्वल टू जीरो, तो अल्टीमेटली हमको मिला क्या, अल्टीमेटली मिला हमको फोर्स इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड में लिखता हूं सिर्फ, फोर्स इक्वल टू व्हाट, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये वाला तो टर्म जीरो हो गया, ठीक है। अभी देखो पूरा का डेटा दिया गया है, क्या बोला गया है, पहले बोलो dm by dt मतलब सेकेंड में जितना मास गिर रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मास सेकेंड में जितना मास गिर रहा है, बोलो dm by dt का बोला गया है कितना वैल्यू, कैपिटल है, dm by dt को ही बोला गया है कैपिटल M, 5 सेकेंड में जो मास गिरेगा उसको ही बोला गया है kg पर सेकेंड, तो dm by dt इज m, और v का वैल्यू तो v है, ये तो इसका तो चेंज नहीं आया, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स, क्या होगा आंसर, mg। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, बोलो किसी भी स्टेप में अगर समझ में नहीं आता है तो बोलो, मैं दिखाऊंगा, एम आई क्लियर, यस सर। इसमें मैंने मास को क्यों कांस्टेंट लेके बाहर नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पर मास चेंज हो रहा है, नए से मास आ रहा है, चेंज किसका नहीं हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन इज नॉट जीरो, तो उसका वैल्यू बोला गया कैपिटल एम इनटू थीटा, इजी वन। फिगर को ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो खुद के लिए, 5 सेकेंड में कितना कितना मास गिर रहा है, कैपिटल एम केजी पर सेकेंड, कैपिटल एम केजी पर। फिजिक्स को समझना होगा तो नेचर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो नेचर को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, जो भी हो रहा है चारों तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसे मतलब ऊपर ऊपर मत रहो, सबको देखो क्या हो रहा है, मतलब ऑब्जर्व करो, नेचर को ऑब्जर्व करो। Okay, let us take the next question, and that is question number 5. Okay, write down, an object of mass, an object of
mass 3 kg is at rest. 3 kg is at rest. Okay, done. Now a force of capital A vector equal to 6t square I cap प्लस 4t j कैप। देखो जो फोर्स बोला गया है वो कांस्टेंट नहीं है और टाइम का फंक्शन है। 6t स्क्वायर I कैप प्लस 4t j कैप इज अप्लाइड। कोई भी मतलब यूनिट बोला नहीं गया है और आंसर में भी यूनिट नहीं है तो मैं नहीं लिखा हूं, इसलिए इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट then velocity of object at t equal to 3 seconds is मैं ऑप्शंस दिखाता हूं, खुद से ट्राई करने के लिए कोशिश करो, नहीं हो तो मैं दिखाता हूं। 18 I cap plus 3 j cap। ऑप्शन बी इज 18 I cap plus 6 j cap। ऑप्शन सी 3 I cap plus 18 j cap and the last one is 18 I cap plus 4 j cap। sorry 18 I cap plus 4 j cap। Done। खुद से ट्राई करो। फोर्स बोला गया है, मास बोला गया है, यू हैव टू फाइंड व्हाट वेलोसिटी। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी। कैसे करेंगे? मैं एक हिंट दे दूं, खुद से ट्राई करो। हिंट सिंपल है, पहले बोलो एक्सीलरेशन वेक्टर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? वी नो फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। ठीक है, अभी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है हमको मालूम है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी? वी नो एक्सीलरेशन इज व्हाट? rate of changing velocity means what? dv vector by dt into force vector by mass। अभी हमको चाहिए v का वैल्यू। कैसे करें? एक काम करते हैं, एक साइड में मैं dv रखता हूं, dv वेक्टर, और दूसरे साइड में मैं रखूंगा a वेक्टर बाय m इंटू dt। अभी सॉरी मैं डायरेक्ट कर दिया। अभी देखो dv वेक्टर इज f by m dt। अभी भी चाहिए, तुम लोग ही बोलो क्या करना है? क्या करना है? dv से भी चाहिए, क्या करो बोलो? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो लिमिट भी पुट करना है, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ओवर dv। इंटीग्रेशन ओवर dv वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर f बाय m इंटू की dt। ओके, अभी लिमिट पुट करना है। देखो इनिशियल टाइम को बोला गया है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 3 सेकंड, मींस 0 to 3 सेकंड तक चेक करना है। हम बोलेंगे t के लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट इज 0, तो हमको जानना है इनिशियल वेलोसिटी क्या था। इनिशियल वेलोसिटी बोला गया है एट रेस्ट। An object of mass 3 kg is at rest means टाइम जब इनिशियल था तब वेलोसिटी भी कितना था? 0। मान लेते हैं आफ्टर टाइम 3 सेकेंड, फाइनल टाइम वेलोसिटी इज सपोज v। अभी तुम लोग निकाल सकते हो ना v का वैल्यू? बहुत सारे इंडिकेट करो। f बाय m, f बोला गया है, डिवाइड कर दो, m का वैल्यू मालूम है। मुझे आंसर बोलो, कौन सा आंसर होगा? सर बी। B can be the correct answer। हाँ, B is the correct answer। वेरी गुड। ठीक है, दिखाना है फर्दर? दिखा देता हूँ, देखो जल्दी से। इंटीग्रेशन ओवर dv, मैं अच्छा वेलोसिटी में वेक्टर में ही पुट करता हूँ, बोलता हूँ v वेक्टर फ्रॉम 0 to v इक्वल टू, और 0 to v वेक्टर भी बोल सकते हैं, इक्वल टू होगा f बाय m। मैं स्टेप जंप किया, ठीक है कोई बात नहीं। 0 to 3
एस बाई एम, एस से एम को डिवाइड करना है, 3 kg को डिवाइड करना है। एफ से अगर मास को मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो होगा इसका 2t स्क्वायर आई कैप, और इसको अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 4/3t जे कैप, देन dt। अभी और मुझे शायद दिखाना नहीं होगा, खुद से कैलकुलेट करो, आंसर ये आएगा। आंसर इज 18 आई कैप प्लस 3 जे कैप। मैंने पूरा लास्ट तक दिखा दिया और कुछ बाकी नहीं रहा। पॉली, नेहा, डाउट? आंसर का रही, पॉली रही से ना नेहा रही से ना, बोथ? पॉली। पॉली, ओके ठीक है। बाकी का मैंने नहीं दिखाया, खुद से कर लेना। ओके, let us try the next question, that is question number 6. Write down. A cricketer catches a ball. A cricketer catches a ball of mass 150 gram, of mass 150 gram, इतना कम मास है जो भी हो, in 0.1 second, 0.1 second, moving with a speed, speed means the magnitude of velocity is called speed, that you already know. Moving with a speed 20 meter per second, 20 meter per second. Okay, then he experiences force of, then he experiences a force of मास बोला गया है, स्पीड बोला गया है। ओके, बोल सकते हो तुम लोग, इजी है क्वेश्चन, खुद से करो। experiences a force of 300 Newton, then 30 Newton, then 3 Newton, and the last one is 0.3 Newton. Okay, tell me the correct answer. Acha, a cricketer catches the ball. Tell me, when the cricketer catches the ball, what is the final velocity of the ball? What will be the final velocity? Obviously 0. So initial velocity हम बोलेंगे u equal to 20 meter per second. The ball was moving with this speed. When the cricketer or the person catches the ball obviously stops in his or her hand. Okay, so final velocity is 0. और क्या बोला गया है? टाइम भी बोला गया है। टाइम को हम डेल्टा टी बोलेंगे। डेल्टा टी क्यों बोलेंगे? बिकॉज 0.1 सेकेंड इज अ फाइनाइट टाइम, फाइनाइट चेंज इन टाइम। तो डेल्टा टी क्या बोला गया है? 0.1 सेकेंड। डन। और बोला गया है क्या बोला गया? मास इज 0.15 kg. Mass is 150 gram, 0.15 kg. Now tell me which one is the answer. बोल दिया, पूरा ही बोल दिया। थर्टी न्यूटन। 30 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। किसका आया किसका? सर मेरे। ओके, पॉली। नेहा। हाँ सर। हुआ नहीं? होगा सर। तो हाँ, एफ इक्वल टू एम इंटू, अच्छा एम इंटू डीवी बाई डी टी है ना, एम इंटू ए डीवी बाई डी टी। यहाँ पर हम डीवी बाई डी टी नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? डेल वी बाई डेल टी। व्हाई? बिकॉज द चेंज इन टाइम इज फाइनाइट, इनफाइनाइट सिंबल नहीं है, नहीं तो हम dt बोल देते। तो जो भी हो, m इज 0.15, v माइनस u, तो हम बोलेंगे 0 - 20 डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज व्हाट? 0.1।
तो जो भी हो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। कितना आया आंसर? -30 न्यूटन। तो सो अभी देखो सिंपल है बहुत, सोचो तुम लोग सोचोगे सर फोर्स तो नेगेटिव में आया, यहाँ पर तो पॉजिटिव में आंसर बोला गया है, बट दिस फोर्स, बोलो वेलोसिटी, आंसर मी यहाँ पर वेलोसिटी किसका चेंज हुआ? क्रिकेटर का या बॉल का? किसका वेलोसिटी चेंज हुआ, क्रिकेटर का या बॉल का? बॉल का। तो ये जो फोर्स लगा किसके ऊपर लगा? बॉल के ऊपर। बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा -30 न्यूटन। अच्छा, हम अगर बॉल के ऊपर फोर्स देंगे तो बॉल भी तो मेरे ऊपर फोर्स देगा। कौन से लॉ में बोला गया था? न्यूटन थर्ड लॉ। मैं एक क्रिकेटर हूं, मैं अगर बॉल को रोकने के लिए एक फोर्स दूंगा, रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स -30 न्यूटन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बॉल भी मेरे ऊपर फोर्स देगा, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? 30 न्यूटन होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ दिस इज -30 दैट वुड बी +30। तो अभी बोला क्या गया है? देन ही एक्सपीरियंसेस, बॉल नहीं, व्हाट द बॉल एक्सपीरियंसेस दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। बॉल ने -30 न्यूटन किया और मैंने कितना किया? क्रिकेटर ने +30 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 30 न्यूटन इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, मैं अगर 2 ऑप्शन बोल देता, मान लो और एक ऑप्शन होता -30 न्यूटन, अभी हम -30 को आंसर क्लिक करते क्या आंसर में? अगर बोला जाए ऑप्शन ई नंबर ऑप्शन -30 न्यूटन, हमको मिला F इक्वल टू -30 न्यूटन, इज द -30 न्यूटन आंसर? नो। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता, कैसे? व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल? What is the force experienced by the ball? Then Neha, tell me which one will be the correct answer from these 5 options. -30। हाँ, -30 एक्सपीरियंस बाय द बॉल। बॉल करेगा तो -30 करेगा, क्रिकेटर करेगा तो +30 करेगा, उल्टा डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन। ओके, डन। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में ना ऑप्शन नंबर ई डाल दो, और ई डाल दो, ई नंबर लिखो -30 न्यूटन और क्लिक करो +30 को, तो याद रहेगा तुमको -30 लेना है या +30 लेना है, ऐसे वाले केस में। ओके, लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट, अभी रॉकेट रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखो, रॉकेट रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने दिखाया था, पॉली को मालूम है, नेहा को मालूम नहीं है, अभी क्या करें? If the force on a rocket moving with a velocity of velocity of 300 meter per second is 210 Newton. Then the rate of combustion of the fuel. Then the rate of combustion of the fuel is options are a equal to 0.07 kg per second. मैं समझाऊंगा, रुको थोड़ा। नेक्स्ट वन इज 1.4 kg meter per second. ऑप्शन सी इज 0.7 kg per second, and the last one is 10.7 kg per second. ओके, देखो क्या बोला गया है? अ रॉकेट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं है, जिसके ऊपर फोर्स है 200 न्यूटन। तो हम देखेंगे रॉकेट का मोशन मैंने क्लास के स्टार्ट में ही एक्सप्लेन किया था। इन केस ऑफ रॉकेट क्या होता है?
रॉकेट का वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है, उसका मास भी चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि रॉकेट के पास होता क्या है, रॉकेट इज अ सेल्फ प्रोपेलिंग मशीन, उसके पास क्या होता है, फ्यूल होता है। तो क्या करेगा, उसके जो बैक साइड से क्या करेगा, फ्यूल को वो जलाएगा, जला के एक अमाउंट ऑफ मास को क्या करेगा, रिलीज करेगा, एक अमाउंट ऑफ मास रिलीज करेगा। तो मान लेते हैं कोई मास को रिलीज कर रहा है, तो इसका जो रॉकेट का जो मास होगा या वो क्या कांस्टेंट होगा, या मास का वैल्यू ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलो। अगर फ्यूल को जला के वो रिलीज कर दे रहा है, तो रॉकेट का जो मास होगा उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे या वेरिएबल बोलेंगे? ऑब्वियसली वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, रॉकेट मोशन में रॉकेट का मास भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में हम फोर्स को क्या बोलेंगे, मैं दिखाया था, F इक्वल टू व्हाट, F इक्वल टू ddT ऑफ P। P मतलब क्या होता है, ddT ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा सिर्फ, ओके। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, dm बाई dt v प्लस m dv dt। देखो मैंने क्या बोला, इसमें टाइम के साथ मास भी चेंज कर सकता है, टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज करेगा, तो दोनों टर्म होगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ अलग बोला गया है। क्या बोला गया है, द रॉकेट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज नॉट चेंजिंग, इट इज मूविंग विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, अगर वेलोसिटी का वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, 3 मीटर पर सेकेंड में कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? ऑब्वियसली जीरो, जीरो। लेकिन हमेशा नहीं है, समझ लो, रॉकेट के केस में हमेशा dv बाई dt जीरो नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। अदरवाइज दोनों टर्म ही रहेगा, इसमें नहीं रहेगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट बोला गया है। तो जो भी हो, इसमें हम बोलेंगे फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू द वेलोसिटी। अभी देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्या निकालना क्या है, देन द रेट ऑफ कॉम्बशन। रेट ऑफ कॉम्बशन मैंने मतलब सेकेंड में कितना जल्दी उसका मास, उसका फ्यूल चेंज हो रहा है, खत्म हो रहा है। रेट ऑफ कॉम्बशन मतलब सेकेंड में किस रेट से उसका मास खत्म हो रहा है, जल रहा है। तो हमको निकालना है dm बाई dt। ओके, dm बाई dt क्या बोलेंगे, f बाई v। बोलो, f नोन v नोन, f नोन v नोन। मैंने जितना कहानी बोला ना, एग्जाम में इतना कहानी लिखना नहीं है, पहले से जानना पड़ेगा। हमको मालूम है f इक्वल टू ऐसा होता है, dvdt, इसको काट दो, मन ही मन काट दो, तो इससे स्टार्ट करो, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे फिगर भी ड्रॉ करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। सो पहली बार समझने के लिए हम दिखा रहे हैं। तो f बाई m, f इज व्हाट, f इज 210, v इज व्हाट, v इज 300। देखो तो कौन सा होता है, 0.7 होता है शायद, 0.7 kg पर सेकेंड है ना, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, मैं अगर बोलता, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता ऐसे, कि रॉकेट के ऊपर फोर्स इतना है और रॉकेट के ऊपर एक्सीलरेशन है, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या चेंज होता है यहाँ पर, रॉकेट के ऊपर एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे केस में हम dv बाई dt को जीरो नहीं बोलते, dv बाई dt इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन के जगह हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते, तो और एक टर्म आ जाता क्वेश्चन में। समझ में आता है? अगर एक्सीलरेटेड मोशन बोला जाएगा तो dv dt का लिए और एक टर्म आएगा, इसमें नहीं आएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम, बाय।